नमस्कार, मैं स्वतंत्र जैन आपके सामने आज भारतीय संविधान से संबंधित एक प्रश्न लेके आया हूँ और उसी प्रश्न का समाधान मैं आपके पास लेके आया हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान हमारे लिए भारतीय होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही इस सब विषय से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बीए, एलएलबी और एलएलबी में सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ाया जाता है और उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी के अंतर्गत मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन के रूप में है, क्या भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है? तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि संविधान की विविधताओं में संविधान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है एकात्मक संविधान, दूसरा भाग है परिसंघात्मक संविधान। मतलब संविधान को दो प्रकार से डिवाइड किया है, एकात्मक संविधान और परिसंघात्मक संविधान, जिसे अपन फेडरल यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो एकात्मक संविधान क्या है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एकात्मक संविधान का मतलब होता है कि एकात्मक संविधान में जो पावर है वो पावर एक ही गवर्नमेंट के पास रहती है, मतलब एक ही सरकार में निहित होते हैं और इन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है जैसे केंद्र सरकार के पास। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें परिसंघात्मक संविधान की या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियों का विभाजन पार्टीशन पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो या तो वो केंद्र और राज्यों में होता है, मतलब दोनों के पास होता है, केंद्र के पास भी पावर होते हैं और राज्यों के पास भी पावर होते हैं। लेकिन एकात्मक संविधान में सारे के सारे पावर केंद्र के पास होते हैं। अब ये आता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या एसेंशियल एलिमेंट है, क्या आवश्यक तत्व हैं। तो जब यदि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं तो हमें कुछ आवश्यक तत्व दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। तो इस परिसंघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। चूंकि भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया, इसलिए हमारा भारत का संविधान कैसा है, परिसंघात्मक संविधान। दूसरा, संविधान की सर्वोपरिता, कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जहाँ भी परिसंघात्मक संविधान होता है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। तो हमारे यहाँ भारत का संविधान की सर्वोपरिता है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लिखित संविधान, तो हमारे भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। इसके बाद बताया संविधान की अपरिवर्तनशीलता। तो जो संविधान है, संविधान में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन करना आसान नहीं हो, इसलिए संविधान की अपरिवर्तनशीलता होना अनिवार्य है। हमारे भारत के संविधान में भी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रियाएँ है उसको जटिल बनाया गया है, जो नॉर्मल तरीके से आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए ये एसेंशियल एलिमेंट जो है हमारे संविधान में पाया जाता है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें न्यायपालिका जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसलिए पूर्ण रूप से उसे इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो इसीलिए भारत का संविधान क्या माना जाता है, परिसंघात्मक संविधान के रूप में माना जाता है। देखिए, शक्तियों का विभाजन की बात करें तो भारत में शक्तियों का विभाजन 3 तरीके से किया गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का काम प्रशासन करना है, न्यायपालिका का काम न्याय करना है और विधायिका का काम विधि बनाना है। तो इस तरीके से भारत में परिसंघात्मक संविधान के पूर्णता या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के पूर्णता लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी इसका आलोचनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, तो उस आलोचनात्मक अध्ययन को हम देखें तो कुछ ऐसे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे निहित हैं जिसके कारण हमें लगता है कि हमारा संविधान कैसा है, एकात्मक संविधान। तो जैसे कौन कौन से, जैसे कुछ तत्व बताए गए, बहुत अच्छे से सुनना। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, किसके बारे में बताया, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसके नियंत्रण में होता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है।
तो ये तत्व जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, तो जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें जो लॉ बनाने का पावर किसके पास है, संसद को है। तो ये कहीं ये जो है केंद्र को शक्ति प्रदान करता है। फिर नई राज्यों का निर्माण, भारतीय संविधान में राज्यों का निर्माण संसद पर आधारित है, मतलब संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है और ये उसके क्षेत्रों को घटा बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 3 में इसके बारे में बताया है। तो ये भी एकात्मक संविधान के लक्षण प्रतीत होते हैं। फिर आपात उत्पन्न, आपात उत्पन्न ऐसा है कि जैसे ही आपात उत्पन्न कभी आपात की परिस्थितियाँ बनती हैं तो सारी की सारी शक्ति केंद्र में निहित हो जाती हैं। तो इस कारण भारत के संविधान में ये दिखाई देता है या प्रतीत होता है कि ऐसा संविधान का है एकात्मक संविधान है। परंतु अब ये सब अपवादिक स्थितियों में होता है, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है। और अपवादिक परिस्थितियों के लिए ये एप्लीकेबल अपवादिक परिस्थितियाँ हर संविधान में कहीं ना कहीं देखने को प्रतीत होती हैं। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन राज्यपाल हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान में कुछ अलग अलग विधि विधेयताएँ हैं और उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने अपने अपने कथन दिए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर वियर जो हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा या उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय संविधान है। तो उनका ये स्टेटमेंट था कि भारत का संविधान ना तो एकात्मक है ना तो संघात्मक, वो तो क्वासी है। ठीक है, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद डॉक्टर जेनिंग्स हैं, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान है वो केंद्रीकरण प्रवृत्ति रखता है, मतलब वो उसकी जो नेचर है वो सेंट्रल को पावर प्रोवाइड करता है, इसलिए कहीं भारत का संविधान जो है केंद्र की ओर सशक्त, केंद्र को सशक्त बनाता है, यूनियन को सशक्त बनाता है। इसके लेकिन यदि हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने अपनी संविधान सभा की मीटिंग में कहा कि चूंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो एकात्मक संविधान की स्थिति बनाते हैं, परंतु भारत का संविधान कैसा है, परिसंघात्मक संविधान है और सभी संविधान सभा के सदस्यों ने उसको स्वीकार किया। अब बात करते हैं, कुछ केस लॉ के माध्यम से जानते हैं कि भारत के संविधान को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माने या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन माने। तो सबसे पहले एक केस देखने को मिलता है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस भारत संघ, पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963। इस केस में बहुमत से जजमेंट आया और जिसमें ये कहा गया कि भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान नहीं है, मतलब वो एब्सोल्यूट रूप से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, परंतु इसमें जो एक जस्टिस थे न्यायमूर्ति सुब्बा राव जी, इन्होंने अल्पमत से ये कहा कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है। उसके बाद एक और केस आया, सेंट्रल इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस विजयनाथ गांगुली। इस केस में श्री मदन जो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है वो संघात्मक संविधान है और इन्होंने न्यायमूर्ति सुब्बा राय की बातों का समर्थन किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, SR बोम्बई वर्सेस भारत संघ 1994, SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 भारत, इसमें कहा गया कि भारत का संविधान जो है परिसंघात्मक संविधान है। तो इस केस में पूर्ण बहुमत से, पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, परिसंघात्मक संविधान है। तो आप चाहें तो इस प्रश्न को इस माध्यम, इस आधार पर आप जो है अपने आंसर बुक में लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और एक सिनॉप्सिस के माध्यम से आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये जानने में मिला, आपको सहयोग मिला कि भारत का संविधान परिसंघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है। इस आधार पर आपने समझा। आप ऐसे ही आगे और भी संविधान से रिलेटेड या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आप किस लॉ से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।